आज की क्लास का जो मकसद है बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक प्रेजेंटेशन में आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। व्हाई दिस सेमिनार, इसकी हमें नीड क्यों हुई। एक चित्र आपके सामने, क्लास का एक चित्र है, उसमें एक टीचर पढ़ा रहा है और ढेर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सिंपल सा, ये हमारी क्लासेस में होता है। चाहे अभी आप अपने घर में बैठे, मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, मैं आपका टीचर हूं और स्टूडेंट के रूप में मुझे पढ़ और सीख रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है, जरा ध्यान से समझिए। और वो फंडा ये है कि एक टीचर को मैं ट्रांसमीटर बोलता हूं, ठीक है। ट्रांसमीटर जैसे एक रेडियो ट्रांसमिट करता है, एक सिग्नल ट्रांसमीटर है, तो वो जो उसके दिमाग में ज्ञान है वो अपने बच्चों को ट्रांसमिट करता है। मैं ऐसे हजारों लाखों बच्चों को डेली समय प्रबंधन, व्यक्तित्व प्रबंधन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करता हूं। कुछ इसको सुनते हैं, कुछ इसको कहेंगे अरे क्या फालतू की बातें कर रहा है, वो किसी और चैनल पर जाके अपना गाल बजा के चले आएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे, कुछ और काम करेंगे, वो अपने दिमाग की गंदगी हर जगह छोड़ते चले जाते हैं। बट टीचर एक ट्रांसमीटर होता है। लेकिन यहां पर सवाल यह है, क्या टीचर को एग्जाम देना है? क्या टीचर को लबासना को फेस करना है? क्या उस एग्जामिनेशन हॉल में टीचर बैठेगा? नहीं, उसमें कौन बैठेगा? स्टूडेंट बैठेगा। स्टूडेंट कौन होता है? स्टूडेंट का दिमाग रिसीवर होता है। रिसीवर होता है जो उस सिग्नल को रिसीव कर रहा है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा और बात पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा कि वो रिसीवर होता है। एक क्लास में ढेर सारे बच्चे बैठे होते हैं, कुछ एग्जाम में टॉप कर जाते हैं, राइट। अगर आप यहां देखेंगे तो कुछ एग्जाम में क्या कर जाएंगे? टॉप कर जाते हैं। कुछ एग्जाम में बहुत एक्सीलेंट वर्क करते हैं। और कुछ का दिमाग क्या होता है, इसमें ढेर सारे थॉट चलते हैं। इस उम्र में थॉट भी बहुत आते हैं, तो दिमाग में बहुत से विचार चल रहे हैं। कोई मोबाइल चेक कर रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई ध्यान से टीचर की बात को सुन रहा है, कोई जो है वो किसी और दुनिया में, उसको क्लास का लेक्चर पसंद नहीं आ रहा है। तो एक जो क्लास होती है उसमें अलग अलग तरह के रिसीवर्स होते हैं, अलग अलग तरह के मानसिकता। इस समय भी अभी कोई बैठा होगा, इस समय किसी ने पूछा तुम कैसी हो, अभी चैट चल रहा है, तुम कैसी हो, कहां से हो। अब उसको इससे मतलब नहीं है कि एक व्यक्ति अपना अंतरराष्ट्रीय ज्ञान लेकर जो है एक सेमिनार के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान दे रहा है। इसी क्लास में कई लोग तुम कहां से हो, तुम कहां से आई हो, आज ही सब कुछ पटा लेना चाहते हैं, आज ही जो है वो अपना घर बसा लेना चाहते हैं। उनको संसार की और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो क्योंकि माइंड है, अब जरा ध्यान से समझिए, कुछ इसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि आज मेरी एक समस्या का समाधान निकलेगा। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म होगी, मेरे बच्चे कई ढेर सारे मुझे व्हाट्सएप भेज देंगे, सर ये रही क्लास के नोट्स, ये रहा आपका आउटपुट। क्लियर है? तो ऐसे बहुत से अलग अलग दिमाग होते हैं। मुझे बताओ कि क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा है, अपनी क्लास में जा रहा है और वो ये सोच के जा रहा है कि मुझे फेल होना है, मुझे मां बाबूजी के पैसे को आग लगा देनी है, ये मेरा बाप मेरा दुश्मन है, मुझे इसके पैसे को बर्बाद करके दिखा देना, मुझे अपना करियर बर्बाद करके दिखा देना। क्या कोई स्टूडेंट इस नजरिए से किसी कोचिंग में, किसी एकेडमी में जाके एडमिशन लेता है? मुझे हां या ना में इसका जवाब दो। क्या जितने भी बच्चे इस क्लास में जाते हैं, क्या वो एक सपने के साथ नहीं जाते कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे जो एग्जाम देना है? या कोई ऐसा भी है कि मां बाबूजी को बर्बाद कर दूंगा, जमीन पे ले आ दूंगा, सपनों को उनके ध्वस्त कर दूंगा? ऐसा भी कोई स्टूडेंट है? नहीं है, राइट। तो सिंपल सा फंडा है कि सारे स्टूडेंट एक ही मकसद के साथ क्लास में जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? मेरे गुरु ने मुझसे पूछा था, ये मेरे एनएलपी के टीचर ने, कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे क्लास में टीचर के साथ चलते हैं, उनकी हर बात को समझते हैं, और कुछ बच्चे, एक बड़ी संख्या होती है, जिनको फेलियर का सामना करना पड़ता है, जिनको क्लास में टीचर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं बन पाता, कोई ऐसा नहीं होता है कि वो क्लास के साथ चल पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये आपकी क्लास में भी हुआ होगा, जब आप 10th में थे, 8th में थे, 12th में थे, कभी भी आप रहे हो, तो क्या ऐसा आपको सामना करना पड़ा कि एक टीचर जो सबको बराबर ज्ञान दे रहा है, जो सबके लिए बराबर बोल रहा है, मैं यहां खड़ा होकर जो है वो सबके लिए बराबर बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ तक बात पहुंच रही है और कुछ तक बात नहीं पहुंच रही है, कुछ का दिमाग अपने टीचर पर फोकस है, कुछ का दिमाग किसी और दुनिया में है। ऐसा क्यों होता है? और हम ये दोष देते हैं कि कोचिंग बेकार है, टीचर बेकार है। लेकिन आप मत कहिएगा, एक रेडियो अगर आप चलाते हैं, एक रेडियो अगर आप चलाते हैं और उसमें लता मंगेशकर का गाना आ रहा है, और लता मंगेशकर का गाना आपके रेडियो पे अच्छा नहीं आ रहा, तो आप ये नहीं कह सकते आज लता मंगेशकर ठीक नहीं गा रही हैं, आज किशोर कुमार मूड में नहीं है गाने के। ठीक है, सेम वही गाना जो है वो जिंदगी का सफर है, कैसा सफर मान लीजिए गाना चल रहा है, और आज आपके रेडियो में जो है वो कुछ दिक्कत आ रही है, ट्यून नहीं है रेडियो आपका, तो आप ये नहीं कह सकते यार लता मंगेशकर को हुआ क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है गा नहीं पा रही है। वो लीजेंडरी है, वो महान है। प्रॉब्लम लता मंगेशकर के गाने में नहीं, प्रॉब्लम आपके रिसीवर में है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, प्रॉब्लम आपके रेडियो में है।
आपका रेडियो उनकी ट्यूनिंग के साथ मैच नहीं कर रहा है। यानी अगर स्टूडेंट और टीचर का ट्यून अप हो जाए, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, ऑब्वियस सी बात है टीचर जो सिखा रहा है, जो सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो उसके स्टूडेंट के दिमाग तक पहुंच जाए। हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस बात को तो बहुत ज्यादा, टीचर को पहली बात हमारे यहां इस देश में, आधुनिक भारत में सम्मान नहीं है। हम वो भारत का हिस्सा नहीं है जहां पर गुरु को इतना महान माना जाता था कि राजा सिंहासन छोड़ देता था गुरु के प्रवेश करने पे, ऋषि के प्रवेश करने पे। हम उस भारत का हिस्सा नहीं है। हम उस भारत का हिस्सा है जहां टीचर टीचिंग को छोड़कर जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठा करता है, सुई लगवाने जाता है, तमाम तरह के काम करता है, वो सब कुछ करता है, टीचिंग नहीं कर पाता। ठीक है, और ना उसको समाज में सम्मान प्राप्त है। समाज तो डॉक्टर इंजीनियर खोज रहा है, टीचर कोई नहीं खोज रहा है, शिक्षक कोई नहीं खोज रहा। और इतिहास गवाह TSR सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जो है वो महान IAS ऑफिसर, उन्होंने लिखा था अपनी बुक द इंडिया टर्निंग पॉइंट में कि भारत तभी तक सिरमौर था जब तक वो शिक्षा में टॉप पर था। जब नालंदा और तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तभी इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर भी हुआ करता था। जैसे जैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम डाउन हुई, वैसे वैसे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, ये सब डाउन होनी शुरू हो गई। और आप इस आंकड़ों को अपनी किताबों में जाकर पढ़ सकते हैं और इस तथ्य को प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसका मतलब मेरी आज की क्लास का जो बेसिक मकसद है वो इस ट्रांसमीटर से कहीं ज्यादा इस रिसीवर पे, यानी आपका दिमाग, इस क्लास में बिताया गया आपका समय और आपकी मनोस्थिति। अब आज मैं आपसे बताने जा रहा हूं कि आप एक बेहतरीन रिसीवर कैसे बन सकते हैं और अपनी टीचर की पढ़ाई गई बात को ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे ग्रहण कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपकी यह चाहत है या नहीं है कि मैं जिस क्लास में बैठूं उस क्लास का मैक्सिमम हिस्सा मैं निचोड़ लूं? यस या नो मुझे अभी अपने मैसेज से बताएं। हां सर, हमारी यह बहुत बड़ी चाहत है कि हम अपनी क्लास का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट उसी समय निचोड़ लें। क्लियर है? ऐसा हुआ है? चलिए, अगर ऐसा है तो इसका हम जवाब भी देते हैं। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी मैथोलॉजी के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक्चुअली होता क्या है कि जो इस क्लास की मैंने अभी आपको फोटो दिखाई, हर क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन इनके दिमाग के अंदर कोई नहीं झांक सकता। हम स्टूडेंट को बेसिकली उसकी मार्कशीट पर देखते हैं। इस बार तो 12th में ये बवाल ही खत्म कर दिया, मार्कशीट का चक्कर ही उड़ा दिया। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक लर्नर और एक नॉन लर्नर। इसको और माइक्रो कैटेगरी में हम करें, एक होता है एक्टिव स्टूडेंट और एक होता है पैसिव स्टूडेंट। ध्यान से मेरी बात समझना, एक होता है एक्टिव स्टूडेंट और एक होता है पैसिव स्टूडेंट। एक्टिव स्टूडेंट वो होता है जो अपनी क्लास के साथ कोऑर्डिनेट करता है, उसका जो सिग्नल होता है, उसका जो रेडियो होता है वो स्टेशन के साथ ट्यून होता है, यानी उसके यहां लता मंगेशकर के गाने बिल्कुल सही बज रहे हैं, यानी टीचर जैसे जैसे जो बोल रहा है उसको वो चीजें समझ में आती हैं। एक होता है पैसिव लर्नर, ठीक है, वो पैसिव लर्नर जो शरीर से उस क्लास में होता है, बॉडी उसकी क्लास में, लेकिन उसका दिमाग, उसका ओरिएंटेशन, उसका एप्टीट्यूड, उसका रुचि, ये सब कुछ कहीं और होता है, या वो इस क्लास में नहीं रहना चाहता। तो टीचर किसी और दिशा में और स्टूडेंट किसी और दिशा में वो कभी ट्यून अप नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल यहीं पे बात कर लो, मैं कितना भी आपको अच्छा पढ़ा लूं, कुछ स्टूडेंट, मैंने हमेशा, अगर आपको याद होगा, मैं हर क्लास से पहले आकर कहता हूं कि अपना पेन और पेपर निकाल के रखो। क्यों कहता हूं इसको आज मैं अभी जस्टिफाई कर दूंगा कि उस एक स्टेटमेंट के पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण होते हैं, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्या होता है, 2 तरह के स्टूडेंट और एक होते हैं वो कुछ नहीं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, वो अपना टाइप किए जा रहे हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि टीचर क्या बोल रहा है। तो उन्हें लगता है कि वो शायद एहसान कर रहे हैं, यहां पे वो भूल रहे हैं कि ये जो 1 घंटा है वो उनके जीवन का ही सबसे इंपॉर्टेंट घंटा है। पूरे जीवन का टोटल कैलकुलेशन में वो जो है वो फंस जाएंगे। अब इन दोनों के पास एक चीज कॉमन है और वो है टाइम। इसके पास भी 24 घंटे, इसके पास भी 24 घंटे, सेम डे ये भी एग्जाम देगा, सेम डे ये भी एग्जाम देगा, पर दोनों के बीच में फर्क होगा सिर्फ ट्रेनिंग का। एक एक्टिव स्टूडेंट है और एक पैसिव स्टूडेंट है, वो अपने टाइम को किसी तरह से काट रहा है, किसी तरह से आगे जाकर वो चीजों को मैनेज करता रहेगा और हो सकता है खींच खाच के पास करने की नौबत में आगे फिर वो निकलता चला जाएगा। ये एक्टिव स्टूडेंट है, इसको पता है कि मेरी क्लास का ओरिएंटेशन क्या है और मुझे कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करना है, और इस तरह से यूटिलाइजेशन करके वो अपने आप को इस जो कंपटीशन है, इस प्रतियोगिता में आगे रखने का लगातार प्रयास करता है। नाउ दिस इज द फैक्ट, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे बताइए आप किस कैटेगरी में जाना पसंद करेंगे, एक्टिव स्टूडेंट या पैसिव स्टूडेंट? यानी पैसिव लर्निंग करने वाला, समय बीत जाने के बाद जो है वो जाकर कहानियां सुनाना चाहे में, अरे हम भी जो है 4 बार यूपीएससी प्री दिया, इसमें कुछ नहीं होता है, सब यूपीएससी बेकार है, ये भेदभाव करने वाली संस्था है, हमको बर्बाद कर देगा, इस तरह के जो है बवाल काटने वाले आप बनना चाहते हैं? या
इस एग्जाम को देकर आगे चलकर राष्ट्र की सेवा, एग्जाम आपके लिए बड़ा नहीं होगा, इस राष्ट्र में जो सर्विसेज आपको देनी है, इस नेशन के लिए आपको जो बात करनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे, एक्टिव या पैसिव। निर्णय आप लेंगे, निर्णय आप लेंगे। महान विद्वान ने कहा है कि हम कौन हैं, हमारा जीवन क्या होता है, तो वो कहते हैं कि हर क्षण लिए जाने वाला निर्णय ही हमारा जीवन है। हम जो डिसीजंस हर समय लेते हैं, हमारा जीवन उसी का रिजल्ट है, उसी की परिणति है। अगर हम फेलियर है तो डिसीजन फेल होने का हमने लिया था, हम मजे काट रहे थे, हम वेब सीरीज देख रहे थे, हम सो रहे थे। हम अगर सक्सेसफुल होते हैं तो हमने छोटे छोटे डिसीजंस लिए थे, इसी वजह से हम सक्सेस हुए। हमने ज्यादा देर पढ़ाई की, हम जल्दी उठे, हम ज्यादा डिसिप्लिन रहे। तो हम कौन हैं, लिख लेना इसको। हमारे जीवन का जो भी रिजल्ट होगा वो हमारी छोटे छोटे डिसीजंस का ही आउटपुट होता है, और ये डिसीजन हर पल लिए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आज आप तय करिए, आप एक्टिव लर्नर बनना चाहेंगे या पैसिव लर्निंग। पर सवाल है कैसे बनेंगे, क्या जिम जाना होगा, क्या जो है वो बॉडी बनानी होगी, रनिंग करनी होगी? नहीं, इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग एंड नॉन ट्रेनिंग, बस इतना ही फर्क है। अगर आपको प्रशिक्षित कर दिया जाए, आपको तरीके बता दिए जाए, तो डेफिनेटली आप भी एक्टिव स्टडी स्टूडेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। राइट, इस शुरुआत में मैंने आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी के बारे में बताया था। याद है वीडियो आप लोगों ने बहुत लाइक किया था, बहुत पसंद किया था उसको। सेंस ऑफ अर्जेंसी बताया था कि जब भी पढ़ने बैठें, उस आज के दिन को ये मत सोचिए कि मुझे 2 साल बाद एग्जाम देना है, 3 साल बाद एग्जाम मुझे देना है। नहीं, आज ही मेरे लिए सब कुछ है। आज को जिसने जस्टिफाई कर लिया वो अपने कल को जस्टिफाई करेगा, हफ्ते को जस्टिफाई करेगा, अपने महीने को जस्टिफाई करेगा और अपने ईयर को जस्टिफाई कर पाएगा। हम में से ज्यादातर लोग उधर की तरफ देखते हैं, घास बड़ी हरी, अरे अभी 2 साल है सर, इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो, इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हो, अभी 2 साल है सर। ठीक है, तो वो वाला स्टूडेंट वैसे भी उसका 2 साल ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाई। अब मैं आज आपको और मजेदार चीज बनाने जा रहा हूं। 1 घंटा, 1 क्लास, 1 लेक्चर, आधा घंटा अपना बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। आप कैसे न्यूज़पेपर को पलटते जाएंगे और आपकी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ जाएगी। मैं कोई न्यूज़पेपर की नोट्स नहीं बनाता, लेकिन मेरी क्लास में जितने बच्चे होंगे अगर इस मंच पर है, वो जानते हैं यार ये आदमी इतना हाईली अपडेटेड है कि आज सुबह की न्यूज आई, वो मुझे क्लास में ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, धड़ाधड़ जोड़ता चला जाता है, इस पेज पर हेडलाइन, ये लाइन, वो लाइन। और आश्चर्यजनक है, मैं न्यूज़पेपर सिर्फ उतनी देर पढ़ पाता हूं जितनी देर में चाय पी रहा होता हूं। जितनी देर में चाय पी रहा हूं उतनी देर में न्यूज़पेपर मुझे पूरा का पूरा स्क्रीन हो जाता है कि कहां कौन सी न्यूज़। और सभी बच्चे जानते हैं कि क्लास में उसको मैं रेफर करता हूं। और अब तो मैंने स्टैटोडायनामिक की क्लास अपने दूसरे चैनल पे शुरू कर दी है, जीएस एनसीईआरटी पे, और उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही है। तो आखिर आप ये कैसे कर सकते हैं कि टीचर उधर बोलता रहे और इधर ज्यादा से ज्यादा चीजें मेरे दिमाग में आती रहे। मैं न्यूज़पेपर पढ़ूं तो ज्यादा से ज्यादा चीजें मेरे दिमाग में आ जाए, मैं अपने हर टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकूं। डेफिनेटली आप ये जानना चाहते होंगे, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। राइट, सो हाउ टू बिकम एक्टिव स्टूडेंट। एक्टिव स्टूडेंट बनने का तरीका क्या हो सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस जैसा मेरी हमेशा से आदत रही, मैं बहुत बेसिक चीजें आपको बताता हूं, लॉजिक। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ और नहीं है, ये मछली पकड़ने का कॉन्सेप्ट है। राइट, मछली पकड़ने का। तो मछली पकड़ना यानी फिशिंग जो होती है कैसे की जाती है, आप जरा ध्यान समझिए। ठीक है, फिशिंग करने के पीछे अगर मछली पकड़नी है तो ऐसा तो नहीं होगा तुम ऐसे एक डंडा लेकर जाओ, फेविक्विक का ऐड आता था तो उसमें ऐसे पानी में डालोगे और मछली आ जाएगी। नहीं, आपको कांटा और चारा लगाना पड़ेगा। राइट, कांटा लगेगा जरूर। तो यहां पर आपको एक हुक रखना पड़ेगा, उसमें चारा जो है वो लगाना पड़ेगा, और थोड़ा देर बाद, आप थोड़े प्रयास के बाद आपकी मछली जो है वो पकड़कर आ जाएगी। क्लियर है? एक्चुअली में हमारे माइंड में भी हुकिंग होती है, हमारे माइंड में भी इंफॉर्मेशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं करूं, मुझे ये टी शर्ट टांगनी है, याद रखिएगा, मुझे टी शर्ट टांगनी है। मैंने कहा बेटा मैं ऐसे हवा में टांग सकता हूं, तो तुम मेरे ऊपर हंसोगे, बोले सर आप टीचर हैं, आप इतना कुछ पढ़ाते हैं सिविल सर्विसेज को, आपको ये बेसिक नहीं पता कि मुझे ये टी शर्ट टांगने के लिए एक हुक की जरूरत पड़ेगी। ये तो आप बेसिक बता जाओगे, इसमें पढ़े लिखे की जरूरत नहीं, रिक्शे वाले पकड़ो वो भी बता देगा आपको। तो मेरा क्वेश्चन यही है, एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहती है, जिसका मैं एक्सपर्ट हूं, वो ये कहती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन दिमाग में ऐसे बिना हुक के नहीं टंगेगी। इफ यू प्रिपेयर योर हुक्स, ध्यान रखना, अगर कांटे को तुमने ढंग से तैयार कर लिया, मछली तो फंसेगी। मछली मतलब क्लास में टीचर की पढ़ाई गई इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर में छपा हुआ एडिटोरियल, उसकी इंपॉर्टेंट न्यूज, कोई डॉक्यूमेंट। अब मुझे वो मछली फंसानी है, मछली मतलब आउटपुट, लेकिन फंसाने के लिए जो कांटा है उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। डन है? मेरी बात क्लियर पहुंच गई? अब वो कांटा क्या है ये हम समझते हैं। आप जो है अगले
30 दिनों तक उसको फॉलो करते हैं, आप देखेंगे आपके पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का, क्लास में जाने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन अगले 30 दिनों तक वो फॉलो करना पड़ेगा। करेंगे करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि ये कांटा कहां से तैयार होगा और मछली कैसे फंसनी है। चलिए आपको अपनी वो ट्रिक बताता हूं जिससे मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। सो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंडे पे। हाउ टू थिंक लाइक सक्सेसफुल स्टूडेंट। जो सफल स्टूडेंट होते हैं जैसे डॉक्टर अदापा कार्तिक यूपीएससी टॉपर, या तमाम अन्य लोग जैसे टीना डाबी, ये लोग कैसे पढ़ाई करते हैं और अपनी उन्हीं बुक से जो विपिन चंद्र आपके पास है, एनसीईआरटी आपके पास है, उसमें से अपना अर्क निकाल लेते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। चलिए लिखिए, सफल विद्यार्थी का कांटा। ठीक है, यानी कि वो अब मुझे मछली पकड़नी है तो वो कैसे मैं पकड़ूंगा। सबसे पहला दुनिया भर के जाने माने लीडिंग एक्सपर्ट करते हैं बी क्यूरियस। आप जो है वो क्या करने, जिज्ञासु बने। आपसे भी कहा गया होगा कि अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो जिज्ञासु होता है। सुना होगा आप लोगों ने, आपने सुना होगा बहुत क्यूरियस होता है, वो प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो प्रश्न तो मेरी क्लास में पूछते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट बहुत ही वाहियात तरह के प्रश्न भी पूछ लेते हैं। उन्हें हर चीज में क्या क्यों कैसे लगाने को उनको पता ही नहीं होता है कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए मुझे किस तरह के प्रश्न और किस ऑर्डर में प्रश्न पूछने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हैपहजार्डली अगर आप गए तो इसका मतलब है आप फिर पूरी क्लास को भी डिस्टर्ब करोगे और अपने माइंड को भी डिस्टर्ब करोगे। ठीक है, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन, ब्रह्मांड पढ़ा है सर, ब्रह्मांड कैसा होता है, ब्रह्मांड का कोना कैसा है। आप छोटे नर्सरी के बच्चे नहीं हो, वहां पर माता पिता इसका जवाब देते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करो और आपका पास टाइम लिमिटेड है, तो आपको स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछने की आदत होनी चाहिए, या अपने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को सटा देने की, उसको ग्लू करने की आपके पास आदत होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू थिंक लाइक सक्सेसफुल स्टूडेंट। नंबर 1, तो अदापा कार्तिक कहते हैं कि अगर आप बिगिनर हो, अभी आप सीख रहे हो, तो इसमें दोनों तरह के बच्चे हैं। अभी जो बिगिनर हैं वो कहते हैं कि आस्क सम क्वेश्चंस। लिखो बेसिक क्वेश्चन इफ यू आर बिगिनर। अगर आप बिगिनर हो तो आप ये क्वेश्चन पूछो। ठीक है, अदापा कार्तिक ने अपने सेमिनार में कहा कि मेरे 6-7 नौकर थे जिन्होंने मुझे आईएएस बना दिया। तो वो नौकर क्या थे, उन्होंने कहा कि आस्क सम क्वेश्चन। ठीक है, ये बेसिक है। अभी इसका एडवांस वर्जन आपको मैं बताऊंगा, जैसे हाउ, ठीक है, व्हाट क्या है ये, व्हेन कब हुई घटना, क्या चीज है, वेयर आपको भी ये बात कही गई होगी, लेकिन अभी आप इसको बेसिक आप लिखो इसको, हु कौन, वाई क्यों, विच। ये बेसिक क्वेश्चन है। अदापा कार्तिक कहते हैं कि मैं जब भी कुछ पढ़ता था, राइट, तो मैं जब भी कुछ पढ़ता था तो मैं इन्हीं का प्रयोग करता था, इनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेता था कि हाउ कैसे हुआ, ये चीज कैसे हो रही, गांधी का आंदोलन कैसे हुआ, या कोई भी चीज है ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, दिन और रात का प्रोसेस क्या है, रिवोल्यूशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, व्हाट क्या चीज है, व्हेन कब हुआ, आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो, वेयर कहां, प्लेस के बारे में जानकारी ले सकते हो, हु पर्सनालिटी के बारे में जानकारी ले सकते हो, वाई इसके रीजंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और मैंने हमेशा कहा था जब मैं एनसीईआरटी का क्लास शुरू कर रहा हूं, मैंने कहा था कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव आज यूपीएससी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कारण और प्रभाव, राइट, एंड विच। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गए। डेफिनेटली आप लोग भी इसके बारे में जागरूक होंगे। अब मुझे एस्से लिखना है, मुझे आंसर राइटिंग करनी है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, मुझे क्लास को तुरंत के तुरंत उठाना है और यूपीएससी के हिसाब से कोई मुझे स्ट्रक्चर दे दे, ये तो मुझे पता है। तो चलिए अब यूपीएससी का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किस तरह का स्ट्रक्चर उठा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। चलिए सबसे पहले जब मुझे कोई चीज पढ़ना होता है, विपिन चंद्रा है, भूगोल है, जो और भी कॉन्सेप्ट्स है, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि डिवीजन क्या है, यानी प्रारंभिक विभाजन मेरे पास कितना है। डिवीजन का मतलब है कि मैं किस पार्ट में, मैं आधुनिक भारत में हूं, मैं प्राचीन भारत में हूं, मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा हूं, बहुत वास्ट है इसके अंदर सिलेबस। तो सबसे पहले मैं अपना माइंड सेट करूं कि मैं किस पार्ट में, मैं फिजिकल ज्योग्राफी में हूं, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में हूं, मैं इंडियन ज्योग्राफी में हूं। सबसे पहले मुझे डिवीजन क्लियर होना चाहिए। रुकिए और सोचिए डिवीजन क्या है इसका। तो सबसे पहले मेरे चैप्टर का नाम क्या है, फोकस करो उस पे, यानी उसको एनालाइजिंग करो कि आप क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, लेसन्स क्या है और इसकी थीम क्या है, यानी इसकी विषय वस्तु क्या है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, पृथ्वी के बारे में बात कर रहा है, एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहा है, ये गांधी के बारे में बात कर रहा है, नेहरू के बारे में बात कर रहा है, इसकी बेसिक थीम क्या है। क्लियर है, पहला हमने विभाजन यहां से कर लिया। नेक्स्ट वन, अगर हम अगले में आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिंग्स, यानी कि विषय की विशेषता
क्या है इसमें, इसके बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप पढ़ रहे हैं और आप इनसाइड ऑफ द अर्थ पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी लेने के लिए मुझे भूकंपीय तरंगों की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे सीस्मिक वेव्स के बारे में नहीं पता होगा तो पृथ्वी के अंदर जो भी आधुनिक है वो मुझे नहीं पता होगा। तो मुझे उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप आज प्री में पेपर उठा के देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक पे इतने ढेर सारे क्वेश्चन है कि आप उसमें पाएंगे कि आप बहुत कुछ अच्छा इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं और अब हम यहां समझते हैं नेक्स्ट वन। प्रॉपर्टीज के बाद जब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं तो हम इसके अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट लिखिए। कोई भी चीज जो आज मेरे सामने है, याद रखिएगा, अगर आप क्लास में हो और बहुत ही स्पेसिफिक यानी पढ़ना और लिखना दोनों आप एक साथ करना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को बनाते रहिए। कोई भी चीज जो आज मेरे सामने है उसका कोई ना कोई हिस्टोरिकल बेस होगा, अचानक से किसी दूसरे गोला से नहीं आई है। ये कौन है गोला का है ये क्वेश्चन हमें नहीं पूछना, ऑब्वियस सी बात है। अगर आज हमारा संविधान है तो निश्चित रूप से इसकी बनने के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होगी। आज हमने जो कानून बनाए हैं इसको बनने के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होगी, एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा। जैसे आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यानी उसका ऐतिहासिक कालक्रम सबसे पहले बताया जाता है कि नहीं। वहां पर हम रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करते हुए और 1935 के एक्ट से 1947 तक हम आते हैं और लगातार सबसे पहले राइटर आपको समझाता है कि हमारे संविधान के विकास के पीछे कौन कौन से मूलभूत कारण उत्तरदायी थे। यस या नो आप मुझे बताएं। तो यहां पर हम सबसे तीसरा जो चीज देखेंगे वो हिस्टोरिकल हम जो है वो सीक्वेंस देखेंगे, क्रॉनिकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द थिंग, यानी कि जो चीज आज मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन पूछो इसका विकास कैसे हुआ, ये कैसे डेवलप हुई। तो यानी इसका ओरिजिन और इसका डेवलपमेंट यानी इसका उद्भव और इसका विकास, ये दो पॉइंट डेफिनेटली आप अपने साथ मर्ज करके चलेंगे और आप समझेंगे कि इसका ऐतिहासिक कालक्रम क्या है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले आपने डिवीजन किया, प्रॉपर्टीज देखी और उसका जो हिस्टोरिकल कार्यक्रम कुछ भी पढ़ रहे हैं, एक एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसमें आप कुछ भी देखेंगे आखिर ये जो कालक्रम है इसका ये बेसिक कैसा है। नेक्स्ट वन आ जाइए। इसके बाद देखेंगे आप स्ट्रक्चर या संरचना कि लोग इस चीज की संरचना क्या है। जैसे हमारा पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। हमारा मंत्रिमंडल, इसका स्ट्रक्चर क्या है। अर्थ का क्रस्ट हो गई, पृथ्वी की भूपरपटी, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कितनी रॉक्स हैं, कितने मिनरल्स हैं। तो हम इसके बाद उसकी संरचना को आइडेंटिफाई करते हैं। कोई राजनीतिक दल है तो इसकी संरचना क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है इस राजनीतिक दल का। आप चाहे वो राष्ट्रीय दल पढ़े, क्षेत्रीय दल पढ़े, तो आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया था प्री में 1907 में, आपने देखा कि सूरत विभाजन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। तो आगे चलकर फिर क्वेश्चन आता है नरम दल और गरम दल के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या अंतर था। तो 1907 का क्वेश्चन आपको याद होगा प्री में आया। जो ये मैंने यूपीएससी के हिसाब से इसको मॉडिफाइड किया, अगर आपने इस तरह से पढ़ना शुरू कर दिया क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा ही नहीं। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और वो है फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कार्यविधि। कार्यविधि मतलब व्हाट थिंग्स डू, यानी चीजें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। कोई पॉलिटिकल दल कैसे काम कर रहा है, कोई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम कर रही है, आरबीआई कैसे फंक्शन कर रहा है। आरबीआई का फंक्शन अगर आप जरा सा भी अगर आप पढ़े होंगे आपको पता है कि बैंकों और आरबीआई का फंक्शन प्री में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यस या नो मुझे बताते रहिए। हां सर ऐसे ही पूछा जाता है, तो फंक्शन पूछा जाता है। आपने देखा होगा तमाम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन पूछे जाते हैं, तमाम पर्यावरणीय ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन पूछे जाते हैं, कैसे काम कर रहा है। आपने यूनाइटेड नेशन पे, संयुक्त राष्ट्र पे, उसके फंक्शंस पे, आईएमएफ पे, डब्ल्यूटीओ पे आपने कितने क्वेश्चन प्री में या तमाम तरह के एग्जाम्स में आपने डेफिनेटली देखे होंगे। राइट और रॉन्ग आपने देखा, फंक्शंस पे क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगला चलते हैं और अगली चीज पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, रीजंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर जो चीज हो रही है, मान लीजिए आपने पढ़ा आज न्यूज़पेपर में कि आरबीआई बैंक दरों को जो रेट्स हैं वो इसको समान रखना चाहती है। कल तक हमने पढ़ा था कि आरबीआई के पीछे जो है वो रेट्स जो है वो बढ़ा रही है। तो रीजन क्या है कि बढ़ा रही है, स्थिर रख रही है, आखिर उसके कारण क्या है। अगर आप एक एडिटोरियल पढ़ते समय आपने उसके कारणों को आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ भी आपने देखा, इसके रीजंस क्या है, मुझे एक पॉइंट मिल गया। यूपीएससी रीजंस पूछता है। जैसे आज आपने पढ़ा होगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, देश में बढ़ते, तो एक बता रहे यार ये सरकार की हम ऐसी तैसी कर देंगे फलाने। वो जो चाय की दुकान पर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने वाला सिस्टम यूपीएससी में नहीं चलता है।
यू हैव टू फाइंड आउट द आइडेंटिफाई। अब उसमें आइडेंटिफाई, जब रीजंस आपने आइडेंटिफाई किया तो आपने देखा कि पिछली सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स जारी किए, और ऑयल बॉन्ड जारी करने की वजह से सरकार के ऊपर लायबिलिटी हो गई। उस समय जो जारी किए गए थे बॉन्ड, वो 10-15 साल की मेच्योरिटी में थे, और 10-15 साल की मेच्योरिटी की वजह से अब उसको रीपे करने का टाइम आ रहा है, विच इज तो क्या होगा, सरकार के ऊपर लायबिलिटी हो गई। इधर कोरोना की वजह से हमारी आर्थिक जो प्रगति है वो लगातार बंद होती चली जा रही है। अब सरकार के ऊपर डबल साइड जो है एक्सेसिव पे आ गया, तो सरकार यहां पर जो है वो क्या कर रही है, वो दामों को बढ़ाते हुए वहां से उसको रीपे करने का ऑप्शन कर रही है। तो ये दोनों के बीच में एक चाय की दुकान पे अभी एक्स मिलेगा, मोदी सरकार को हटा देंगे, इस तरह की जो बात कर रहे हैं वो वहां पर नहीं होगा। आप किसी सरकार के अंतर्गत काम नहीं कर रहे, आप संविधान के अंतर्गत काम करने जा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, यू हैव टू फाइंड आउट रीजंस कि आखिर ये जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे कारण क्या है। क्लियर है? रीजंस आइडेंटिफाई करने के बाद आप अगले चरण में जाएंगे और आप प्रोसेस यानी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाउ थिंग्स वर्क, तो आप उसकी प्रोसेस को ढूंढेंगे, किसी भी चीज का होना। ठीक है, मान लीजिए आरबीआई विदेशों में संपत्तियों को अधिग्रहण करने की बात कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा है, किसी भी तरीके की बात कर रहा है, आपको उसकी प्रक्रिया यानी प्रोसेस को जानना पड़ेगा। गांधी ने कहा कि हम अंग्रेजों से आजादी लेकर रहेंगे, आपने इतिहास की किताब में पढ़ा, एनसीईआरटी में पढ़ा, बट प्रोसेस क्या था, गांधी ने क्या क्या किया? तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, सिविल डिसोबिएडेंट मूवमेंट चलाएंगे। क्या था इस सिविल डिसोबिएडेंट मूवमेंट में? लोगों ने कैसे जो है अवज्ञा कैसे करेंगे, हम लोग किन किन क्षेत्रों के लोग अवज्ञा करेंगे, क्या इसमें किसान शामिल होंगे, घर की महिलाएं कैसे शामिल होंगी, क्या सरकारी नौकर इसमें शामिल थे, कौन कौन, या केवल ये राजनेता करने वाले थे? तो आपने उसकी प्रक्रिया को पहचाना, और जिसने इस तरह से पढ़ लिया उसको तो कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर चला जाएगा, उसको कोई टेंशन ही नहीं आनी है। ये बात याद रखिएगा। और आप अगर थोड़ा भी किताब पढ़ते हैं, थोड़ा भी जानते हैं, मैं इसको पूरा करने दीजिए, आपको पता होगा क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाता, बस मुझे यही पढ़ना ही है। राइट, अब इसके बाद अगला जो आता है, इसके बाद अगर आपने ये स्टेप पूरा कर लिया, आपका माइंड जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगा, और अब आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट, या जिसे बौद्धिक मानसिकता वाला छात्र कहते हैं। वो क्या होगा, वो इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। किसी चीज को अच्छा या बुरा कहने के पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक होता है, एक तो या तो तुम एकता कपूर के सीरियल की वो जो वैम्प हो वो बन जाओ कि ठीक है, अरे सास को कैसे निपटाना है, ये वाला अलग मामला है। लेकिन किसी भी चीज को अगर आपको इवैल्यूएट करना है, ये चीज अच्छा है, ये बुरा है, तो आपको उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके सभी पक्षों की जांच करनी पड़ती है। और ऊपर जो मैंने बताया है कि प्रक्रिया, कारण, सीक्वेंस, ये आपको पूरी चीजों के साथ जोड़ के दिखा देगा। ठीक है, तो आप क्या होगा, इवैल्यूएशन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये चीजें कैसी हैं। ठीक है, हाउ थिंग्स गुड थिंग्स आर, चीजें कैसे अच्छी होती हैं, उनका रोल क्या है हमारे जीवन में। ठीक है, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी स्टूडेंट को डांट दिया, अब जांग सर बहुत खराब आदमी, हम इनकी क्लास में नहीं जाएंगे, छोड़ के भागो, पता नहीं क्या बोले चले जा रहे हैं। एक को पता है कि यार इन्होंने डांटा इसलिए कि इससे मेरे जीवन का भला हो जाए, मैं एक बड़ी गलती कर रहा था, तो इनका मेरे जीवन में क्या रोल है, इसी हिसाब से आप अपना इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करेंगे। आप उसका मूल्यांकन करने पे आप बताएंगे ओजांग सर ने मेरे भले के लिए मुझे डांटा है, कल जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तो समाज में मेरा ही नाम होगा, लोग मुझे, मेरे नाम के पीछे आईएएस लगेगा, ओजांग सर के पीछे नहीं लगेगा नाम। तो अगर आप इवैल्यूएट करने के लिए आपको न्यूट्रल होकर पक्ष और विपक्ष दोनों को आपको इवैल्यूएट करना आना चाहिए। राइट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, और वो है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। मतलब मैं किसी चीज को पढ़ा, मैं उसको चार्ट मेथड में उसका वर्गीकरण कर सकता हूं। इसको क्लासिफिकेशन, अच्छा बुरा, पॉजिटिव निगेटिव, समुद्री जो है वो स्थलाकृति या जो है वो स्थलीय स्थलाकृति, इन दोनों के बीच का अंतर, मैं उसका वर्गीकरण कर सकता हूं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकता हूं। क्लियर है? ये स्टैटिक पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं परिभाषा। अगर जरूरत हो तो हमें इसकी परिभाषा यानी इसकी डिफिनीशन की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए आपने कहा कि बैंक दरों को, बैंक रेट्स को आरबीआई ने स्थिर रखा है, तो एक चाय की दुकान वाला भी हाँ भैया आरबीआई ने ब्याज नहीं बढ़ाया है ऐसे बोलेगा। लेकिन सवाल है यूपीएससी का स्टूडेंट क्या कहेगा, ये बैंक रेट क्या होता है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ बैंक रेट, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ रेपो, रिवर्स रेपो, ये चीजें क्या होती हैं, मॉर्टगेज किसे कहते हैं। तो वो क्या करेगा, उसका माइक्रो एनालिसिस करेगा, और माइक्रो एनालिसिस जब आप करते हैं तो उस चीज को परिभाषित करने की जो एक्यूरेट चीज होती है, एक्यूरेट चीज होती है। जैसे होगा चाचा से पूछा, ये चाचा ये बैंक रेट क्या होता है, अरे वो जो है ना वो आरबीआई जो है ना वो अपना जो है बंबई वाला, वो बैंकवा को कुछ यार लेता देता है, उसी को यार बैंक रेट बोलते हैं, वो बैंकवा में जो रेट चलता है वो बैंक रेट होता है यार, अब जाके पूछ लेना। तो ये एक तो परिभाषा ये होगी, और तुम भी सोचते हाँ जो बैंकवा में रेट चलता है वही जो है बैंक रेट ना।
इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या होगी जो तुम्हें सीधे एक लाइन में पेनिट्रेट करे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रेट हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपो, रिवर्स रेपो, ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन ओशियन स्ट्रैटेजी एंड पैसिफिक ओशियन स्ट्रैटेजी, जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। नेबर फर्स्ट पॉलिसी, चेक बुक पॉलिसी, बलक्का डायलेमा, ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं जिनको हम रोज न्यूज़पेपर में यूज करते हैं, इनका सही मतलब निहितार्थ क्या है, उसी को हम लोग डिफिनीशन कहते हैं, राइट। तो इसका मतलब होता है व्हाट थिंग्स मीन, और आप आश्चर्य करेंगे मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इसी पार्ट को उड़ा देते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर उसी तरह पढ़ने की आदत है, ज्ञान उसी तरह। शिक्षक भी उसको जो है डाटा देकर चला जाता है, टीचर वो भी खुश रहते हैं, बोले अरे मास्टर साहब लिखा दिए कम से कम शब्दों में, पीडीएफ हमें दे दिया तो हम आईएएस बन जाएंगे, और वो भूल जाते हैं कि बिना इसके उसका आप क्रक्स कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ बैंक रेट, तो तुम्हें क्या पता कि आरबीआई क्या कर रहा है एग्जैक्टली, और इसका इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा, जहां पर हम एक्यूरेटली उस चीज को डिफाइन करने के लिए एक डिफिनीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। इसी को मैं बीटीएल भी कहता हूं, बिटवीन द लाइन, यानी इसके मतलब और इसका अनुप्रयोग यानी इसके एप्लीकेशन दोनों आपको पता होने चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटीज, व्यक्तित्व, जिसमें आप बनने की प्रक्रिया में हो। आप व्यक्तित्व बनोगे तो कोई भी व्यक्तित्व जो चीजों को ड्राइव कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसा विदेश नीति का निर्धारक जो फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन कर रहा है, इतिहास में कोई व्यक्ति जिसने कोई भी एक मूवमेंट क्रिएट किया, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हो, चाहे वो पटेल साहब रहे हो, कोई भी एक व्यक्ति हो, राइट। तो एक वो व्यक्ति हो गया, पर्सनालिटीज रहे हो। और दूसरा, आधुनिक समय में वो लोग जो एक बदलाव लेकर आ रहे हैं, कोई पर्यावरणविद है, कोई पानी को बचाओ का आंदोलन कर रहा है, कोई महिला सुरक्षा पे काम कर रहा है। सो दीज आर द पर्सनालिटीज वो होते हैं जो पर्सन के अंदर आग पैदा करते हैं। याद रखिएगा, पर्सनालिटीज वो होती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड पर्सनालिटीज? तो पर्सन हो गया, मां बाप ने पैदा किया, एक जैविक आइडेंटिटी है, फलानवे का बेटा है, फलानवे का पति है, फलानवे की पत्नी है, ये आपके क्या, आप एज अ पर्सन हो। पर्सनालिटीज वो होती हैं जो लोगों की जिंदगी में एक मायने पैदा करती हैं, एक अर्थ पैदा करती हैं। उनको पता चलता है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। हम ज्यादातर इंसान जो है वो अपने जीवन के मकसद को, एम ऑफ द लाइफ, जानते ही नहीं है। तो जो व्यक्तित्व होता है वो संघर्षों से निकलता है, वो दबाव झेलता है, वो अपने ज्ञान की खोज करता है, स्वयं को जानता है, स्वयं के मकसद को जानता है, और अपने उद्देश्यों के लिए हर कुछ करने को तैयार होता है। चाहे वो गांधी की तरह जेल जाना हो, यातना सहना हो, सुभाष चंद्र बोस की तरह जो है वो निर्वासन में रहना हो, सभी कुछ यातनाएं वो समझ जाता है, क्योंकि उसके लिए जीवन से बड़ा उद्देश्य हो जाता है। तो पर्सनालिटीज कौन सी होती हैं? पर्सनालिटीज वो होती हैं जिनके लिए जीवन से बड़ा उनका उद्देश्य हो जाता है। वो समस्त चीजों को अपने उद्देश्य के लिए निछावर कर देते हैं। इनको पर्सनालिटीज यानी व्यक्तित्व बोलते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व अपने द्वारा प्राप्त जो अर्जित ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो अनुभव है, वो दूसरे व्यक्तियों में भी झोंक देने की ताकत रखते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं। गांधी जब निकलते हैं दुबले पतले लाठी लेकर, तो हजारों लाखों की संख्या में लोग उनके साथ चले जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जब आह्वान करते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो जो महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से लड़ नहीं सकती, वो अपने शरीर से जेवर उतार कर उनको समर्पित कर देती हैं। पुरुष कहते हैं कि हम प्राण देने को तैयार हैं आपके लिए, वो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये एक आवाहन, मार्टिन लूथर किंग का आवाहन, नेल्सन मंडेला का आवाहन, ये व्यक्तित्वों का आवाहन है। और इसके लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग जान देने को तैयार हो जाते हैं। तो व्यक्तित्व की परिभाषा याद रखिएगा, व्यक्तित्व के लिए जीवन से बड़ा उद्देश्य होता है। उनको अपने उद्देश्य में बहुत विश्वास होता है, और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो अपना समस्त कुछ झोंकने को तैयार होते हैं। तो आपको एक व्यक्ति के रूप में जीवित रहना है या एक व्यक्तित्व के रूप में, आज से आप तय करेंगे। जैसा तय करेंगे, इतिहास आपका मूल्यांकन भी वैसा ही करेगा। हो सकता है कि आपके परिवार की 2 पीढ़ियों के बाद आपका नाम याद रखने वाला कोई ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके इस दुनिया से जाने के बाद इस संसार में हजारों वर्ष तक आपका नाम लिया जा सके। यह तय आप करेंगे, यह तय आप करेंगे। तो यह हमारे व्यक्तित्व रहे। तो जो मैंने आपको बताया, ये अगर इस मेथड में, ये बेसिक मेथड जो आप जानते हैं, ये मैंने क्रिस्टलाइज किया है किताबों के हिसाब से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, न्यूज़पेपर, इनको पढ़ने का ये तरीका है। अगर आप एक दिन में नहीं आएगा, ना सुनकर आएगा। मैंने कहा 30 दिन, द वन थिंग, कल इसीलिए मैंने द वन थिंग की क्लास ली। इसको चार्ट बनाओ और आप पढ़ने की प्रक्रिया इसके हिसाब से डालो। तकलीफ होगी, फिर वापस आओगे, फिर तकलीफ होगी, फिर वापस आओगे, लेकिन ये तकलीफें व्यक्तित्वों का गर्भ स्थल होती हैं। याद रखिएगा, जब कोई बच्चा या बच्ची पैदा होता है, इस संसार में आता है, तो माता
माता के गर्भ में, वहां से वो निकलकर इस संसार में पहुंचता है। तो जो तकलीफें होती हैं, जो चुनौतियां होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, वो इन व्यक्तित्वों का गर्भ स्थल होते हैं। ये वो वुम्ब है जहां से निकलकर ये संसार को रास्ता दिखाते हैं। तो कभी चुनौतियां या तकलीफें आए ना, तो घबराना नहीं, समझ लेना कि तुम्हारा जन्म होने की स्थिति में है, तुम्हारा व्यक्तित्व अब जन्म लेगा। तो इसको याद रखिएगा। अब आप तक मेरी बात अगर पहुंच गई है तो इसको आज से फॉलो करिए, बनाइए इसको खूबसूरत अपने कलर्स में और अपनी दीवार के सामने लिखिए द वन थिंग। ये मेरा एक चीज है, मुझे इसको 30 दिन तक फॉलो करना है, जब तक मैं इसको आदत में ना कन्वर्ट कर दूं। मैं न्यूज़पेपर, किताब, नोट्स इसी फॉर्मेट में पढ़ूंगा और धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में परिवर्तन आने शुरू होंगे। तय कर लीजिए कि आज से आप व्यक्ति रहेंगे या व्यक्तित्व रहेंगे। और यह भी जान लीजिए व्यक्तित्व बनने की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। कई लोगों को अपने प्राण तक गंवाने पड़े। लेकिन मैंने कहा ना, जब व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं संसार के, तो वो व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपने जीवन से बड़ा अपना उद्देश्य दिखाई पड़ता है। जिस दिन तुम्हारे अंदर इनलाइटमेंट हो जाए कि मेरा मकसद मेरे जीवन से भी उच्च हो चुका है, आप समझ लेना कि संसार अब आपको फॉलो करने को तैयार बैठा है। अगर मेरी बात पहुंच गई तो मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपकी कुछ समस्याओं का समाधान दिया। आप एक्टिव लर्नर कैसे बनेंगे? टीचर पढ़ाता जा रहा है, इसको क्रक्स करते चले जाओ। धीरे धीरे आदत में अपने आप, मुझे आज नोट्स नहीं बनाना पड़ता, दिमाग अपने आप, मैं बहुत ध्यान से सबको सुनता हूं और 2-3 दिन बाद अगर मुलाकात होती है तो मैं उसको एज इट इज उसको बात बता देता हूं, तुमने ये बात वहां कही थी। वो कई बार आश्चर्य, आपने कब इतने ध्यान से सुन लिया? तो यहां पर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बात होती है। और यहां पर इसका कारण है कि मैं उसको इसी तरह से स्ट्रक्चर कर देता हूं। वो जैसे से बोलता जा रहा है मैं उसको अलग अलग कॉलम में डाल देता हूं। अब मेरी वो आदत बन गई। शुरू में मुझे भी तकलीफ हुई थी, तुम्हें भी तकलीफ होगी, ये बात याद रखना। पर तकलीफों से निकलने का नाम ही जीवन है, ये भी आप याद रखना।